अब गल्फ ऑफ ओमान में यूएस सेना ने एक और जहाज रोक दिया है, ये जानकारी आ रही है। और ये जहाज भी चीन से आ रहा था। चीन से आ रहे एक और ईरानी जहाज को रोका गया है, गल्फ ऑफ ओमान में रोका गया है। यूएस की सेना ने इसे रोका है और अमेरिकी सेना ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। और ये पहली बार नहीं है, टुस्का के साथ यही किया गया था। चीन से आ रहे उस जहाज को, ईरानी जहाज को रोक दिया गया था, जिस पर चीन की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। लेकिन एक बार फिर से अमेरिका ने वही हरकत की है। अमेरिका इस पूरे युद्ध में किसी तरीके से चीन पर निशाना साधना चाहता है, क्योंकि चीन अमेरिका का कॉम्पिटिटर तेजी से बनते जा रहा है और अमेरिका को ये बात कतई बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए जानबूझ करके वो ऐसे जहाजों को टारगेट कर रहा है जो कि चीन से जुड़े हुए हैं। और गल्फ ऑफ ओमान में एक बार फिर से यूएस सेना ने एक और जहाज जो रोका, वो भी चीन से आ रहा था। अमेरिकी सेना इस बात की पुष्टि भी कर रही है कि हाँ, उसकी तरफ से एक जहाज को रोका गया है जो कि चीन से ईरान की तरफ आ रहा था, क्योंकि हॉर्मुज में नाकेबंदी अमेरिका की है, जिसकी वजह से ना तो ईरान की तरफ कोई जहाज जा पा रहा है और ना ही वहां से बाहर आ पा रहा है। अमेरिका ने केवल ईरान पर नहीं, चीन पर भी प्रतिबंध लगाए हैं और चीन की कंपनियों पर रोक लगाई गई है। लेकिन आखिरकार अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, वो जरा जानिए। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और मिडिल ईस्ट में हुई तबाही के बीच एक अहम किरदार रहा है चीन। हालांकि अब तक अमेरिका सीधे तौर पर चीन के खिलाफ कार्रवाई से बचता रहा है, लेकिन इस बार उसने सीधे तौर पर चीन की कंपनियों पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने चीन की हैंगली पेट्रोकेमिकल टी पॉट रिफाइनरी और ईरान के शैडो फ्लीट से जुड़े 40 जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया। आरोप है कि ये रिफाइनरी ईरान से तेल खरीद रही थी। माना जा रहा है कि अमेरिका के इस कदम से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के मुताबिक डालियान स्थित हैंगली पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी पर कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि वो ईरान से अरबों डॉलर का कच्चा तेल खरीद रही थी। इसके साथ ही ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने ईरान के शैडो फ्लीट से जुड़ी करीब 40 शिपिंग कंपनियों और जहाजों पर भी प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका के अनुसार ये नेटवर्क ईरान के तेल को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का सीक्रेट रास्ता है। इसी के माध्यम से ईरान की कमाई होती है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेंसेट का कहना है कि ट्रेजरी ईरान सरकार पर लगातार आर्थिक शिकंजा कस रही है। इसके तहत अमेरिका ईरान का तेल बेचने में मदद करने वाले जहाजों, बिचौलियों और खरीदारों के नेटवर्क को लगातार कमजोर कर रहा है। अमेरिका के एक्शन पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने बयान में कहा कि वो अमेरिका से अपील करते हैं कि वो व्यापार और टेक्नोलॉजी मुद्दों को राजनीतिक हथियार बनाना बंद करे और चीनी कंपनियों को निशाना बनाने के लिए प्रतिबंधों का दुरुपयोग न करे। रिपोर्ट्स के अनुसार हर साल ईरान से निर्यात होने वाले तेल का करीब 80% हिस्सा चीन खरीदता है। ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंध सीधे सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि छोटी और स्वतंत्र रिफाइनरी पर इन प्रतिबंधों का असर सीमित रहता है, क्योंकि उनका अमेरिकी वित्तीय सिस्टम से सीधा जुड़ाव कम होता है। उधर अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि वो ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए अब उसके अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को भी निशाने पर ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूएस की तरफ से आखिरकार चीन पर कहां-कहां एक्शन लिया गया है, कौन सी उनकी रिफाइनरीज पर एक्शन लिया गया है, वो आपको बताती हूँ। चीन की हैंगली पेट्रोकेमिकल टी पॉट रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिका की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ईरान के शैडो फ्लीट से जुड़े 40 जहाजों पर भी प्रतिबंध अमेरिका की तरफ से लगाया गया था। इसके साथ रिफाइनरी पर ईरान से तेल खरीदने के आरोप दरअसल लगे हैं, तो इस पर
प्रतिबंध लगा दिया गया है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि जो चीन की हैंगली पेट्रोकेमिकल टीपॉट रिफाइनरी है उस पर इसी वजह से प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि उस पर यह आरोप है कि वो ईरान से तेल खरीदता है। हालांकि इसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन अमेरिका के लिहाज से ये कतई सही नहीं है, क्योंकि किसी भी देश को अगर तेल खरीदना चाहिए तो वो अमेरिका के हिसाब से खरीदना चाहिए। अमेरिका ने चीन की टीपॉट रिफाइनरी पर रोक लगाई। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये टीपॉट रिफाइनरी होती क्या है। दरअसल चीन की छोटी और स्वतंत्र निजी तेल रिफाइनरी होती हैं, जिन्हें टीपॉट रिफाइनरी कहा जाता है। इसके साथ ही बड़ी सरकारी कंपनियों के मुकाबले छोटे पैमाने पर ये काम करती हैं। अक्सर सस्ते या प्रतिबंधित सोर्सेज से ये कच्चा तेल खरीदती हैं। इसके साथ प्रतिबंधित, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया, रशिया पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन हर देश अपने हिसाब से रणनीति बना करके तेल खरीदता है जहां उन्हें सस्ता मिले। तो टीपॉट रिफाइनरी से चीन का करीब 1/4 तेल आता है और अमेरिका किसी तरीके से चाइना को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। रिफाइनरी पर पहले भी प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं और एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से इस पर प्रतिबंध लगाए गए। टीपॉट रिफाइनरियों को कई बार अलग नाम से अपने उत्पाद बेचने पड़े हैं ताकि वो इन प्रतिबंधों से बच पाए। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां सीज फायर के दौरान हिजबुल्लाह का हमला देखने को मिला है और यह हमला इजरायली सेना पर किया गया। इजरायली सेना पर सीज फायर के दौरान हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक कर दिया है। साउथ लेबनान में इजरायली सेना पर यह ड्रोन अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह ने हमले की तस्वीरें जारी की है। ये तस्वीरें वहां से सामने आई है। ये दरअसल हमले के दौरान जो कैप्चर किया जाता है वो तस्वीरें होती है, इसलिए बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होती है कि एक ड्रोन जो कि अटैक करने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग की जाती है कि वो कैसे आगे बढ़ा और किस तरीके से वहां पर जाकर के वो नेस्तनाबूद हर चीज को करते हुए नजर आता है। लेकिन ये जो ड्रोन की तस्वीर है, ड्रोन का जो वीडियो जारी किया गया है, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से ये पूरी बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां इजरायली सेना पर ड्रोन अटैक के माध्यम से उन्हें हताहत करने का प्रयास हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया और हिजबुल्लाह ने उससे जुड़ी हुई तस्वीरें साझा करके अपनी सफलता को दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया है कि अगर इजरायली डिफेंस फोर्स हमारे घर में घुस करके हमें सबक सिखा रहा है तो हम भी इजरायली डिफेंस फोर्स को कहीं से कहीं तक नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि उन पर भी उसी तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बरकरार है, लेकिन इसने दुनिया भर की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दुनिया को टेंशन है कि कहां ये ऐसा तो नहीं होगा कि ये जंग विश्व युद्ध में बदल जाए, क्योंकि दोनों ही पक्ष समझौते के लिए तैयार दिख नहीं रहे और जंग की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ईरान लगातार अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दे रहा है। ईरान की मिसाइलों और ड्रोन्स ने अमेरिका के साथ साथ इजरायल और खाड़ी देशों में तबाही मचा दी, तो इसके पीछे उसके दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ रहा, यानी चीन और रूस। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच जंग की आशंका भी तेज होती जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज में ईरानी नावों को निशाना बनाने का आदेश दिया। साथ ही समंदर में माइंस बिछाने वाले ईरान के जहाजों पर भी एक्शन लिया जा सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का केंद्र बना हुआ है। माना जा रहा है कि ईरान लगातार इस रणनीतिक जलमार्ग में माइंस बिछाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो वैश्विक तेल सप्लाई को प्रभावित कर सके और अमेरिका पर दबाव बना सके। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की छोटी और तेज रफ्तार बोट्स इस काम में लगी हैं और अब यही नावें अमेरिका के निशाने पर हैं। अमेरिकी नौसेना इन नावों की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट के हालात काबू में रखने के लिए ट्रंप ने सेना को आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान की माइंस बिछाने वाली नावों को शूट किया जाए। साथ ही ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज से माइंस हटाने का काम शुरू कर दिया है। अमेरिका के जहाज पूरी तरह लॉक और लोडेड हैं और हॉर्मुज में किसी भी तरह के हमले के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अब अपनी रणनीति बदल रहा है। पहले वो हॉर्मुज से दूर स्थित ठिकानों को निशाना बना रहा था, लेकिन अब क्लियर फोकस हॉर्मुज स्ट्रेट पर है।
अमेरिका हॉर्मुज के रास्ते में खतरे को खत्म करने के मूड में है। इसके लिए वो न केवल माइंस को नष्ट करने के लिए अभियान चला सकता है, बल्कि ईरान को नई माइंस बिछाने से रोकने के लिए भी अमेरिकी सेना के सुप्रीम कमांडर यानी ट्रंप ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस बीच इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो ईरान पर दोबारा हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है और सिर्फ अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने संकेत दिए हैं कि ईरान के अंदर टारगेट की पूरी लिस्ट भी तैयार है और इस बार हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऊर्जा ढांचे को भी निशाना बनाया जा सकता है। इस बीच अमेरिका और चीन के बीच भी रिश्ते तनावपूर्ण हो रहे हैं। आरोप है कि चीन लगातार ईरान से तेल खरीद रहा है और उसे आर्थिक और हथियार बनाने के लिए सामान भी मुहैया करवा रहा है। माना जा रहा है कि अगर इस बार जंग हुई तो वो पहले से भी भीषण हो सकती है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल पहले से ज्यादा तैयारी कर चुके हैं। उधर ईरान ने भी तैयारी पुख्ता कर ली है। जाहिर है कि इसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ सकता है। ऐसे में इस जंग के विश्व युद्ध में बदलने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ट्रंप और अब तक ईरान को लेकर के कई दावे किए गए। उन्होंने ईरान के कमजोर हो जाने और ताकत खत्म हो जाने के तक दावे कर दिए थे। अब ईरान पर ट्रंप की पोल किस तरीके से खुली है, जरा वो जान लीजिए। ट्रंप ने जो दावा किया उसे लेकर के दावे ईरान की तरफ से भी किए गए। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की सैन्य शक्ति समाप्त हो गई, ईरान की नेवी एयरफोर्स खत्म हो गई, ईरान के पास मिसाइल क्षमता खत्म हो चुकी है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि ईरान की नेवी अभी भी 60% ऑपरेशनल है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा अमेरिकी रिपोर्ट्स ही पूरी तरीके से बता रही हैं कि गलत और झूठा है। ईरान के स्पीड बोट बड़े हमलों में सक्षम है, जैसा कि उसने पिछले दिनों करके दिखाया जब इजराइल के 2 जहाजों पर कब्जा किया। ईरान की मिसाइल ताकत 50% बाकी है, यह भी रिपोर्ट्स में कहा गया। मिसाइलों का भंडार और लॉन्चर सलामत है और वायुसेना से एयरक्राफ्ट पर हमला पूरी तरीके से संभव है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान ने अपना नेतृत्व खो दिया और जो बचे हुए नेता हैं वो आपस में जानवरों की तरह लड़ रहे हैं, जबकि हकीकत इससे ठीक उलट है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान एकजुट है और वो दुश्मनों को तगड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि ये बयान बार बार उनकी तरफ से दिए गए। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने यह दावा किया। इसके साथ साथ तमाम नेता वहां के ये दावा करते रहे हैं। हार्ड लाइनर और मॉडरेट जैसी अलग पहचान नहीं है, उन्होंने कह दिया। हालांकि सरकार और आईआरजीसी के बीच में समन्वय नहीं है, ऐसी खबरें भी आती है। मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर की कमान सौंप दी गई। मुस्तफा खामनेई को और सुप्रीम लीडर के नेतृत्व में ईरान आगे बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले की अगर बात की जाए तो अमेरिका के वैज्ञानिकों से जुड़ी खबर आई, जिसमें दावा किया गया कि किस तरीके से अमेरिका के वैज्ञानिकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई या वो लापता है। अब कुछ ऐसी रिपोर्ट्स चीन के वैज्ञानिकों के संदर्भ में भी आई है। अब ये चौंकाने वाली रिपोर्ट क्या दावे कर रही है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। चीन बहुत तेजी से सुपर पावर बनने की रेस में दौड़ रहा है। वो लगातार नए हथियार बना रहा है। नए हथियारों के लिए रिसर्च चल रही है। अंतरिक्ष में भी पैठ बनाने का प्रयास कर रहा है और इसमें उसके वैज्ञानिकों का अहम योगदान है। लेकिन अब चीन के वैज्ञानिक भी उसके दुश्मनों के निशाने पर आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स में चीन के वैज्ञानिकों को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है, जिसके मुताबिक बीते 2 साल में चीन के 8 बड़े वैज्ञानिकों की मौत हो गई। ये वैज्ञानिक चीन में हथियार और ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे।
खास बात यह है कि इनमें से 3 वैज्ञानिकों की मौत रोड एक्सीडेंट में हो गई। बताया जा रहा है कि स्पेस मॉनिटरिंग प्रोग्राम से जुड़े झांग जियाओक्सन की मौत 2024 में एक रोड एक्सीडेंट में हो गई। इनके अलावा साल 2024 में अफ्रीका दौरे के लिए दौरान फांग डेंग की मौत हो गई। इनके अलावा ली मिनयोंग साल 2025 में अचानक मौत हो गई। वो बायोमेडिकल केमिस्ट्री प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट से जुड़े लियू की साल 2024 में सड़क हादसे में मौत हो गई। साल 2023 में झांग दाइबिंग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वो चीन में ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट से जुड़े थे। उनके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहे वैज्ञानिक यान होंग की साल 2024 में अज्ञात बीमारी से निधन हो गया। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के वैज्ञानिकों की मौत के संबंध में एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें अमेरिकी वैज्ञानिकों के लापता होने या संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की बात कही गई थी। चूंकि दोनों ही देश महाशक्ति हैं और दोनों के लिए उनके स्पेस और हथियारों से जुड़े प्रोजेक्ट काफी अहम हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दोनों देशों के बीच कोई साइलेंट वॉर चल रही है या कोई तीसरा किरदार दोनों ही देशों के अहम प्रोजेक्ट्स पर नजरें गड़ाए बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका के कौन कौन से वैज्ञानिकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई या वो गायब हो गए हैं। सबसे पहले अमेरिका के बारे में अगर बात की जाए तो मोनिका रेजा का नाम आता है, जो कि लापता बताई जा रही है। नासा के जेट प्रोपल्शन लैब से जुड़े एक प्रोजेक्ट से वो जुड़ी हुई थी, लेकिन अब लापता है। इसके बाद नए मटेरियल और धातुओं पर काम देखने वाली टीम की वो प्रमुख थी। मोन्डोलोय नाम की खास धातु पर वो काम कर रही थी, लेकिन वो लापता है, जैसा चीन में भी हुआ, लेकिन पहले अमेरिका से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स आई थी। मोनिका रेजा के बारे में कहा गया रॉकेट इंजन के लिए खास तौर पर मटेरियल बनाने के काम से वो जुड़ी हुई थी। उस सर्वे टीम का वो हिस्सा थी। 22 जून को माउंट वाटरमैन इलाके में हाइकिंग करती दिखी और उसके बाद नजर नहीं आई। एक तस्वीर और है, विलियम नील इनका नाम है, जो कि लापता है। अमेरिका के रिटायर्ड एयरफोर्स जनरल हैं विलियम। पहले एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी के कमांडर भी वो रह चुके हैं। अमेरिकी सेना की अहम रिसर्च यूनिट्स में एक लैब का हिस्सा वो भी थे। नई टेक्नोलॉजी, हथियार सिस्टम, स्पेस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च वहां पर होती है। मोनिका रेजा से जुड़े प्रोजेक्ट्स की फंडिंग से विलियम भी जुड़े हुए थे, लेकिन अब वो भी लापता है। 27 फरवरी 2026 को न्यू मैक्सिको के घर में आखिरी बार उन्हें देखा गया था। स्टीवन गार्सिया, ये उनकी तस्वीर, लापता है। सरकारी ठेकेदार है। सिटी नेशनल सिक्योरिटी कैंपस से वो जुड़े हुए हैं। इन प्रोजेक्ट्स का एक हिस्सा थे। कैंपस में परमाणु हथियारों के गैर न्यूक्लियर पार्ट का कहां पर निर्माण होता है, ये उनको अच्छी खासी जानकारी थी। 28 अगस्त 2025 को न्यू मैक्सिको में घर से अचानक से वो गायब हो गए थे। एंथनी चावेज लॉस ओलामोस नेशनल लैब से जुड़े हुए थे चावेज, लेकिन ये भी अब लापता बताए जा रहे हैं। हाई सिक्योरिटी परमाणु लैब है लॉस ओलामोस नेशनल लैब, जिसमें ये कार्य करते थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत इस लैब की स्थापना की गई थी, जिसमें एंथनी चावेज थे। परमाणु हथियारों से जुड़े रिसर्च के लिए ये लैब जानी जाती थी। वही घर से टहलने के लिए निकले और अचानक से चावेज गायब हो गए, बाकियों की तरह ही। अब एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मेलिसा केसियास, ये भी लापता है। लॉस ओलामोस नेशनल लैब से ये भी जुड़ी हुई थी, मेलिसा भी, लेकिन ये भी गायब है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पद पर ये काम किया करती थी। 2025 में न्यू मैक्सिको में अपने घर से ये अचानक से गायब हो गई थी। आखिरी बार घर से बाहर पैदल निकली थी और वही उन्हें आखिरी बार देखा गया था। कार्ल ग्रिलमेयर, जिनकी हत्या हो गई, खगोल भौतिक वैज्ञानिक थे कार्ल, जो इस दुनिया में ही नहीं रहे। अंतरिक्ष और तारों से जुड़ी चीजों पर उनका रिसर्च करने का काम था। अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा से वो जुड़े हुए थे। और माइकल डेविड हिग्स, नासा से जुड़े एक वैज्ञानिक थे माइकल डेविड, इनकी भी मौत हो गई है। डार्ट प्रोजेक्ट से माइकल डेविड जुड़े हुए थे, इस पर वो कार्य कर रहे थे। पृथ्वी की ओर आ रहे एस्टेरॉयड से बचने से जुड़ा हुआ था डार्ट प्रोजेक्ट, जिसका वो अहम हिस्सा थे। इसके बाद एक और तस्वीर है, फ्रैंक मेवाल्ड, इनकी मौत हो गई है। नासा से जुड़े एक सीनियर साइंटिस्ट थे फ्रैंक मेवाल्ड। अंतरिक्ष से जुड़े रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर ये काम करते थे, लेकिन इनकी भी अब कोई जानकारी नहीं। उनकी मौत हो गई, कैसे हुई कोई नहीं जानता। नूनो लुरिएरो, परमाणु वैज्ञानिक थे नूनो, इनकी भी हत्या कर दी गई या मौत हो गई। न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम कर रहे थे नूनो। परमाणु ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी तकनीक है फ्यूजन, जिस पर वो कार्य कर रहे थे। तो ये अमेरिका के वो तमाम वैज्ञानिक थे
जो या तो गायब हो गए या फिर उनकी मौत हो गई या फिर उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन अभी तक अमेरिका को कुछ भी हाथ नहीं लगा है। वो नहीं जानते कि उनके वैज्ञानिकों को किसने मरवाया है, लापता किया है, या फिर वो अब भी जिंदा है या नहीं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।